There are many activities which we perform daily without knowing their actual importance. For example, breathing. Breathing is the process which we perform day in, day out throughout our life, right? Even when we are sleeping, we are breathing. This process is being continued. But actually, why do we breathe? Maybe आप बोलोगे कि our body needs oxygen. Correct? Our body needs oxygen. But why? क्या रोल है ऑक्सीजन का? Right? Question है. Then हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? From where does that carbon dioxide come from? So there are many such questions which अगर सिर्फ breathing process को समझा जाए तो इन questions का answers we cannot get. So here I am, I'll try my level best to answer all such questions. So this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Our today's topic is on the respiratory system, our respiratory system, right? Now you can see the word system here. System means कुछ जैसे organ systems we have studied कि हमारी body में बहुत सारे organ systems हैं जो in coordination work करते हैं, and when all the organ systems they work in coordination with one another तब बनता है एक individual, correct? तो respiratory system भी एक system है. क्या system है वो देखने के लिए let us first see कि what is respiration? Respiration क्या है? The definition says the respiration is a chemical process of releasing energy. Okay, it's a chemical process of releasing energy by breaking down of glucose for carrying out life process. कितने सारे words हैं इस एक definition में, right? इस एक definition में we can study the whole topic. It is the chemical process. Now chemical means कि it is not a physical process. Breathing is a physical process. What is breathing? Simply we inhale and we exhale out, right? बस breathing इतनी ही है, simple. Respiration is way beyond that. Respiration it's a chemical process. Some chemical changes are taking place inside the body, right? तो respiration एक chemical process है. क्यों है? इससे एनर्जी रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में. भी से कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है, करेक्ट? खाना खाने से एनर्जी मिलती है. वी टेक इन न्यूट्रिएंट्स. खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, विटामिन, बहुत सारा कुछ, एंड हमें एनर्जी मिलती है, राइट? बट वो जो डाइजेशन से एनर्जी मिलती है, दैट टू गेट एनर्जी आउट ऑफ दैट फूड, दैट हैज़ टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ respiration. This respiration is the chemical process of releasing energy by breaking down of glucose. Okay, यहाँ पे glucose breakdown हो रहा है. Now another question can be asked कि why only glucose? हम तो प्रोटीन भी खाते हैं, फैट्स भी लेते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. तो इस विल डिस्कस अबाउट दिस कुछ देर के बाद. तो सिंपली अगर देखा जाए तो बॉडी का जो मैकेनिज़्म है ना वो बहुत ही सिंपल तरीके से वर्क करना चाहता है. तो इतने सारे फंक्शंस, फैट्स के लिए अलग मैकेनिज़्म, प्रोटीन के लिए ना, उतनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बॉडी कोई ऐसी चीज़ नहीं करता जिसमें हमारे बॉडी में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें नहीं ज़रूरत है फिर भी एनर्जी वेस्ट हो रही है. ऐसी बॉडी की टेंडेंसी नहीं है. तो जो भी हम खाते हैं ना, प्रोटीन हो, फैट हो, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है अगर उसका फंक्शन एनर्जी लिबरेट करने का है तो अल्टीमेटली ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है. नाउ ब्रेकिंग डाउन मीन्स इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, कितने सारे टर्म्स एक साथ हो गए ना, लेकिन फिर से जब एक वापस से ये पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म सुना होगा, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा है. मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? एक शॉर्ट लाइन में इट इज़ कैटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, जो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं, एंड एनाबॉलिज्म, राइट? ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मीन्स समथिंग इज़ बीइंग ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी. ठीक है, इसमें जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, तो व्हेन थिंग्स आर ब्रोकन डाउन ना तो एनर्जी रिलीज़ होती है और कुछ चीज़ें बॉडी को बनाने की ज़रूरत होती है. बॉडी सिंथेसाइज करता है कुछ चीज़ों को. दैट इज़ प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म. वो एक डिफरेंट टॉपिक है. बट हियर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स कैटाबॉलिक, ये जो प्रोसेस है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए. अब अल्टीमेटली ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये एक लाइफ का प्रोसेस है, सो दैट लाइफ कंटिन्यू हो.
ठीक है, सिंपल हो गया डेफिनेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। इस केमिकल प्रोसेस में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। किस में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं? ग्लूकोज में। ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हो रहे हैं और छोटे 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 टुकड़े करके, ताकि और एनर्जी निकाल सकें। जितने छोटे 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 टुकड़े होंगे ना, जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगा। और एनर्जी तो हमें फुल टाइम चाहिए, हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए। जब हम सो रहे होते हैं तो सर्कुलेशन तो नहीं रुक जाता कि भाई आप सो रहे हो तो ब्लड भी कहे कि हम भी सुबह ही उठेंगे ऐसा नहीं होता। तो लाइफ प्रोसेस इट गोज़ ऑन। आप सो रहे हो, आप उठ रहे हो, आप चल रहे हो, आप खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू हो रही हैं। उन सारी प्रोसेस के लिए वी नीड एनर्जी। तो दिस इज़ द प्रोसेस जहाँ से हम एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। सो सी, सच अ वाइटल प्रोसेस, सच अ वाइटल सिस्टम ऑफ सो मच इम्पॉर्टेंस। और हम बस कह देते हैं कि ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इट इज़ ऑब्वियसली वो एक बेसिक स्टेप है। रेस्पिरेशन में फर्स्ट पार्ट ब्रीदिंग ही है। वी हैव टू ब्रीद इन। और आज के टाइम में तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग, जल्दी सब ठीक हो। तो बट वी हैव टू मेक आवर ब्रीदिंग सिस्टम, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? सो ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ इंक्लूडेड इन रेस्पिरेशन एंड इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, वही ऑक्सीजन अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में फंक्शन करने वाला है। ठीक है, सो ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीथ प्रॉपरली, मेक योर लंग्स स्ट्रॉन्ग, मेक योर सिस्टम स्ट्रॉन्ग, अल्टीमेटली टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस. Now let us discuss this process in detail. The first point says that this process of respiration is better known as, or we may also call it, the cellular respiration, or we may also call it the tissue respiration. Now the process of respiration, this is carried out in each and every cell of the body. Every cell prepares its own energy. Okay. This energy cannot be exchanged within the cell. So every cell has to prepare its own energy according to its requirement. Since this process is carried out inside the cell, when we will study the process, we will get to know how this is carried out inside the cell, how the oxygen is carried within the cell, because we need oxygen for the process, right? So oxygen is carried to each and every cell of the body, and this process is carried takes place in each and every cell of the body. Since it takes place inside the cell, inside the tissues, right? So it's also known as, or it is better known as, the cellular or the tissue respiration. Okay, now this respiration process, it's a सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स. इट्स नॉट दैट कि एक स्टेप में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ और एनर्जी रिलीज हो गई. नो, बहुत सारी स्टेप्स हैं. ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. इनफैक्ट हर एक प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स हैं, एंड हर प्रोसेस में जितनी ज़्यादा प्रोसेस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा ना, जितनी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, चांसेस हैं कि उतना ज़्यादा बहुत सारी स्टेप्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी लिबरेट होगी. डायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट एनर्जी के बारे भी हम लोग पढ़ेंगे, बट उतने डिटेल में भी आप लोगों को नहीं पढ़ना. बट दिस मच शुड बी नोन कि एनर्जी लिबरेट होती है हर प्रोसेस में, हर स्टेप में, उस प्रोसेस के हर स्टेप में. और ये जो स्टेप्स हम रेस्पिरेशन के केमिकल प्रोसेस जो पढ़ेंगे ना, देन विल कम टू नो कि ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है और ब्रेक डाउन हो गया और बहुत सारी एनर्जी लिबरेट हो गई. नो, ये सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स हैं, वन आफ्टर द अदर, बहुत सारे स्टेप्स हैं. फाइन. एंड हर स्टेप में एक पर्टिकुलर एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड. नाउ व्हाट इज़ एंजाइम? इट्स अ बायो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है ना, वो खुद किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना. उनका क्या काम होता है, वो एक रिएक्शन को स्पीड इन करते हैं या स्लो करते हैं, वो उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं. तो ये जो एंजाइम्स हैं, ये कैटलिस्ट हैं, ये बायो कैटलिस्ट है. हमारी बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट का काम करते हैं ना, वो एंजाइम है. हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. नाउ लार्ज पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी in the form of ATP.
ठीक है। जो एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है ना इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो सारी की सारी बस हीट एनर्जी नहीं बन रही, जो हम हीट एनर्जी एक्सेल करते टाइम, या फिर हमारी बॉडी में हीट एनर्जी भी चाहिए टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, तो सिर्फ हीट एनर्जी नहीं बन रही, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बनती है, क्योंकि हमें काम भी तो करना है ना, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। उसके लिए एनर्जी जो है वो केमिकल के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बनती है बॉडी में, और वो केमिकल है ATP। व्हाट इज ATP? ATP is adenosine. A is adenosine triphosphate. T is tri and P is phosphate. Okay, adenosine ट्राईफॉस्फेट, ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है कंपाउंड विच गिव्स अस एनर्जी। ये सपोज आप समझ लो कि करेंसी है एनर्जी की, ठीक है। करेंसी मीन्स क्या? जैसे आप कैश लेके जाते हो कहीं पे, आपके पास कैश है, आपने उसको खर्च कर दिया, ठीक है, और फिर वापस जब आपको कहीं से कैश मिला, आपने अपने कलेक्शन में उसको ऐड कर लिया। तो ATP भी वैसा ही है, ठीक है। व्हेन ATP इज़ यूज्ड इन द बॉडी, इट गेट्स कन्वर्टेड टू ADP। एक फॉस्फेट यूज़ हो जाता है तो दिस ATP बिकम्स ADP जब यूज़ होता है। फिर जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, फिर से एनर्जी बनती है बॉडी में, फिर से स्टोर होती है एनर्जी ATP के फॉर्म में, तो फिर वो ADP का वापस ATP बन जाता है, ठीक है। तो लाइक दिस, ये करेंसी समझ लो, एनर्जी करेंसी है ATP, जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, और बॉडी इसी एनर्जी को एक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, एक्टिव एंड इनएक्टिव, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो डायरेक्टली इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, जो बॉडी डायरेक्टली किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ATP व्हेन यूज्ड, ADP अगेन जब बनता है, देन अगेन इट बिकम्स ATP। नाउ ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, इसके काफ़ी सारा प्रोसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। बट एनिमल्स दे नीड मोर एनर्जी। बेसिक सी चीज़ें भी हैं विच वी कैन सी कि प्लांट्स के नॉट वॉक, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वी कैन स्पीक, जैसे भी मैं बोल रही हूँ, तो और फॉर लुकिंग आफ्टर आवर यंग वंस, या फिर एगलिंग एनिमल्स है तो फिर लुकिंग आफ्टर देयर एग्स, देयर यंग वंस, इवन फॉर च्यूइंग, एंड ये डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो एनिमल्स करते हैं ना, जो प्लांट्स नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस है कि एनिमल्स नीड मोर एनर्जी। मोर ओवर वी आर एंडोथर्मल, राइट। हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। हम बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से है ना, एक्सटर्नल टेम्परेचर, सपोज इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, तो क्या होगा, बॉडी की जो हीट है वो लूज़ होगी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, तो हमें ना उस हीट को मेंटेन करना होता है। जो हमारा लॉस हुआ है हीट का, उसे कंपनसेट करना होता है। हमें उस हीट को मेंटेन करने के लिए हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है अपनी बॉडी में। हीट प्रोडक्शन इसी प्रोसेस से, हीट एनर्जी इस प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लिवर सेल्स जो होती है ना बॉडी की, लिवर सेल्स से प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी, ठीक है। लिवर सेल्स स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड मसल सेल्स भी दे कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। जैसे सपोज जब बहुत ठंड लगती है तो क्या होता है, वी शिवर, बॉडी शिवर करती है, ठीक है, नहीं चाहो तो भी करती है। देन टीथ क्लटर करने लगते हैं, है ना। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है ना, ये छोटी छोटी प्रोसेसेस है जिसमें मसल हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा हो तो थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोड्यूस। ग्लूकोज हैज़ नो ऑल्टरनेटिव फॉर रेस्पिरेशन। फाइन, अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि इट वाज रिटन बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, है ना। तो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि क्यों ना फैट के लिए अलग एक सिस्टम हो, प्रोटीन्स के लिए। तो क्या होता है कि ग्लूकोज ही अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होता है, लेकिन अगर एनर्जी सोर्स प्रोटीन हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैश ईटर जो एनिमल होते हैं, तो उनका तो बेसिक सोर्स ही प्रोटीन है ना। वो प्रोटीन रिच डाइट है उनका, बिकॉज दे आर ईटिंग फ्लैश, तो वो ज़्यादा उसमें प्रोटीन है। या फिर अगर हम में से भी, अगर ह्यूमंस भी अगर कोई ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, इन सेंस कि अगर बॉडी में प्रोटीन सोर्स ज़्यादा आ रहा है, एंड दैट हैज़ टू बी अल्टीमेटली एनर्जी सोर्स। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन एनर्जी सोर्स बनेगा।
तो प्रोटीन के बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक एंटिटीज़ उसके हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा वो अमीनो एसिड्स या फिर फैट्स भी वो कन्वर्ट होंगे सारे ग्लूकोज में, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके प्रोसेस, देयर इज़ अ प्रोसेस। तो जो भी प्रोसेस से वो जो प्रोटीन है, वो फैट्स हैं, वो सारे अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ग्लूकोज का ही होने वाला है। जैसे सपोज अमीनो एसिड्स हैं, तो अमीनो एसिड्स में 2 ग्रुप हैं ना, हो गए, उसमें नाइट्रोजनस एक नाइट्रोजन पार्ट भी होता है। दैट नाइट्रोजन पार्ट वो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया बनकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। बाकी का जो पार्ट है दैट इज़ शुगर, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ शुगर दैट इज़ ग्लूकोज। एंड देन अल्टीमेटली जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है ना इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन एनर्जी लिबरेट करने के लिए, वो ग्लूकोज ही है। There is no alternative for respiration other than glucose. Now coming to the process. This process respiration, it is of 2 types. It's of 2 kinds. Fine. Respiration, ये ना 2 टाइप से हो सकता है। One is aerobic respiration. The other type is anaerobic respiration. ठीक है। बेसिक क्या डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस इन द लैक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फाइन। अब इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हम बार बार ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, पर्टिकुलरली ईस्ट वगैरह सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन ही सिर्फ होता है, लेकिन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? हमारी बॉडी में होता है मसल सेल्स में, मस्कुलर सेल्स में। कब होता है? जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, फिर हमने बहुत सारा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया, तो जो भी स्टोर्ड एनर्जी थी, ऑक्सीजन जो था सेल्स में, वो सारा यूज़ हो गया, ठीक है। नाउ वी आर एग्जॉस्टेड, अभी और एनर्जी की ज़रूरत है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई है उस टाइम बॉडी में, है ना। तो जो फटाफट बस साइमल्टेनियसली एनर्जी बनानी है और उसको यूज़ करना है, तो उसमें क्या शॉर्ट में एनर्जी लिबरेट होनी शुरू हो जाती है। प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता, जो हमने पढ़ा ना कि इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस और बहुत सारे स्टेप्स में होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ऐसा नहीं होता उस स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। जब फिज़िकल लेबर बहुत ज़्यादा है या सडन एनर्जी की ऐसी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी भी एनारोबिक कंडीशन में रिस्पायर करती है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब। बट इन दैट केस एनर्जी बहुत कम बनती है एंड साथ में एक प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड एक प्रोडक्ट बनता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे मसल्स में। तो कभी भी आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लो तो पेन होने लगता है मसल्स में, है ना, फटीग हो जाता है, तो दैट इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। फिर धीरे धीरे जब रेस्ट करते हैं या फिर कहते हैं ना कि आप वो नेक्स्ट डे भी करते रहो एक्सरसाइज अपना पेस कंट्रोल करके, तो फिर वो लैक्टिक एसिड क्या धीरे धीरे वो वापस उसी लॉन्ग प्रोसेस में, स्टेप बाय प्रोसेस में जाता है और फिर पूरी एनर्जी उससे धीरे धीरे लिबरेट होती है। लेकिन जब तक ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेटेड रहता है ना, तो इट्स वेरी पेनफुल। सो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसके कुछ फर्स्ट फ्यू बिफोर एंटरिंग इनटू ईदर एरोबिक और एनारोबिक, दोनों में से उसको चाहे एरोबिक प्रोसेस करना हो या एनारोबिक प्रोसेस को कंटिन्यू होना हो, लेकिन कुछ ऐसी स्टार्टिंग की बेसिक स्टेप्स हैं जो कॉमन है। पहले वो सारी स्टेप्स होती हैं, उसके बाद इट एंटर्स इनटू ईदर एरोबिक इफ ऑक्सीजन इज सप्लाई इज देयर, और एनारोबिक या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन बेसिक स्टार्टिंग की जो फ्यू स्टेप्स हैं वो होती ही हैं, ठीक है। Let us see step wise. This is glucose which is being converted to pyruvate. ये जो प्रोसेस है ना ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ये प्रोसेस वो है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होना हो या एरोबिक रेस्पिरेशन होना हो, कुछ भी होना हो, ये प्रोसेस होता ही है।
इसके बाद डिसाइड होता है कि प्रोसेस एनारोबिक होने वाला है या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस होता ही है ना। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस? यहाँ पे यू कैन सी कि सिंपली ग्लूकोज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू पायरुवेट, बट नो, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन वो स्टेप्स आपको अभी नहीं पढ़ने, वो आप 11th-12th में करोगे। सो ग्लूकोज इज़ बीइंग ब्रोकन डाउन टू pyruvate. Now glucose is a 6 carbon compound. It is C6H12O6. 6 कार्बन है इसमें, है ना। ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ऑफ ग्लूकोज इनटू, दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. पायरुवेट इज CH3COCOOH. यहाँ पे कितने कार्बन है? इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड. फाइन. ये पायरुवेट है ना, 3 कार्बन कंपाउंड है. इस पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ये CH3COOH ना, ये 2 बनते हैं. एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है. 2 CH3COCOH बनते हैं, ठीक है. नाउ ये ब्रेकडाउन्स 3 कार्बन ऐसे समझ लेते हैं. सपोज ये 6 1 2 3 4 5 6 है. ये ब्रेकडाउन हो गया इंटू 3 एंड 3, ठीक है. स्प्लिट हो गया सिंपल लैंग्वेज में, इसको रहने दो. तो ये 6 हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन compounds, and this process is known as glycolysis. Glycolysis. Lysis means breakdown. Lysis means breakdown. ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है. सो ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ना, दिस होल प्रोसेस, ये चाहे रेस्पिरेशन एनारोबिक होना हो या एरोबिक होना हो, इन एनी ऑफ द केसेस, यहाँ तक तो बेटा होता ही है, ठीक है. एंड ये जो प्रोसेस है ना, ये ग्लूकोज, ये जो जहाँ से भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारा कुछ सेल के अंदर ही हो. तो ये जो ग्लूकोज है वो सेल में तो बहुत कुछ है, ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है ना. तो ये जो प्रोसेस है ना, पर्टिकुलरली फ्रॉम ग्लूकोज टिल इट्स कन्वर्जन टू पायरुवेट, ये सारा प्रोसेस होता है इन द साइटोप्लाज्म. कहाँ होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में. अभी तक एनर्जी का, ऑक्सीजन का रोल नहीं है, ठीक है. ये होना ही है. आगे ऑक्सीजन वाला प्रोसेस कंटिन्यू हो या एब्सेंस वाला प्रोसेस कंटिन्यू हो, इतना होना ही है इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस हैपेंस इन द टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द cell, whereby glucose is converted to 1 molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvate. Clear? अब आ जाते हैं कि ये 2 केसेस हैं जहाँ पे हमें दिख रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. इन केस ऑफ ईस्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसका प्रोडक्ट है इथेनॉल. दिस इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है. वो आपको डिटेल में नहीं करना. ईस्ट वगैरह में इथेनॉल, दिस इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड ऑल, है ना. फर्मेंटेशन में जैसे बेकिंग के लिए हो गया, ब्रूइंग के लिए हो गया, बेकिंग वगैरह, जो केक ब्रेड वगैरह बेक होते हैं, तो वो सारे प्रोसेस है जहाँ पे फर्मेंटेशन हो, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो ये हो गया एनारोबिक कंडीशन इन प्रोसेस इन केस ऑफ ईस्ट. अगर एनिमल्स के रेस्पिरेशन में आते हैं तो हमारे केस में, हमारे मसल्स में, अंडर विच सर्कमस्टांसेस, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, है ना. लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है? जैसे हमने बोला अभी कि जब फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होता है, इन दैट केस बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है. लैक्टिक एसिड, एज आई टोल्ड यू, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, देन फर्दर वो धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट हो जाता है. अब जो रेस्पिरेशन जो मेन है, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एनिमल्स में, हम सब में, मैमल्स में होता है, दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है. यहाँ पे तो ये जो प्रोसेस है ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ करके ये सारी बाय प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं या एनर्जी जो हमें मिल रही है, ये प्रोसेस होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ होता है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है. तो सारी एनर्जी कहाँ पे बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, ठीक है. अब एक स्टेप है बिटवीन द पायरुवेट, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट और एंट्रेंस ऑफ
अब इस पायरुवेट ये तो साइटोप्लाज्म में बना, नेक्स्ट प्रोसेस जो होना है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होना है, तो प्रोसेस में जो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बना उसको एंटर होना पड़ेगा ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो पायरुवेट है ना, ये मैट्रिक्स में जाके भी ये जो नेक्स्ट प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है, ये होने वाला है एक साइकिल के फॉर्म में, दैट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के में होने वाला है ये सारा प्रोसेस। फाइन, नाउ क्रेब्स साइकिल में जो ये होने वाला है, तो उसके लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है, इस पायरुवेट को इस क्रेब्स साइकिल में एंटर होना होगा, तभी वो साइकिल बनेगा, है ना। ये साइकिल है, तो उस साइकिल में फर्दर प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, बट इस पायरुवेट को इस क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए एक स्टेप और लगती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कंबाइनिंग स्टेप है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कौन सी स्टेप कंबाइन करती है, तो वो है जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू एक और कंपाउंड विच इज नोन एज ACET, एसिटिल CoA, acetyl coenzyme A. In short, it is known as acetyl CoA. Okay, तो you can say कि acetyl CoA वो स्टेप है फॉर्मेशन, वो फॉर्मिंग स्टेप है जहाँ पे पायरुवेट को एंट्री मिलती है क्रेब्स साइकिल में। पायरुवेट साइटोप्लाज्म में बन गया, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होना है। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आकर क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता, ठीक है, उसे कन्वर्ट होना होता है इनटू acetyl CoA। acetyl CoA then enters the Krebs cycle and then Krebs cycle, उसमें भी वो एक साइकिल है जिसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं। अगेन इन बहुत सारी स्टेप्स में बनती है बहुत सारी एनर्जी, ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट एनर्जी, इसके बाद भी प्रोसेस है बट अभी आपको वो सब नहीं पढ़ना। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस हो रहा है इन साइटोप्लाज्म, चाहे एरोबिक होना हो या एनारोबिक होना हो। देन ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे स्टेप्स के बाद लास्ट में मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है, ये दोनों ही मॉलिक्यूल एक एक करके क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो पायरुवेट बना ना, ये डायरेक्ट अब क्रेब्स साइकिल होना है माइटोकॉन्ड्रिया में, बट माइटोकॉन्ड्रिया में आकर भी क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए पायरुवेट की कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है, तो एक कंबाइनिंग स्टेप है। तो वो कंबाइनिंग स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ acetyl CoA, acetyl coenzyme A। ये जब पायरुवेट acetyl CoA में कन्वर्ट होता है, ये कैसे होता है, कितने एंजाइम्स हैं, वो सब अभी आपको नहीं पढ़ना। सुपरफिशियली बस इतना पता होना ज़रूरी है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म, देन क्रेब्स साइकिल में एंट्री मिलने के लिए इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू acetyl CoA। दिस acetyl CoA then enters in the Krebs cycle which has to be done inside the matrix of mitochondria। देन क्रेब्स साइकिल से फाइनली हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, लेट्स चेक दैट। ओके, सो लेट्स सी द केमिकल इक्वेशन, फाइनल केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है। सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ग्लूकोज इज C6H12O6। क्या चाहिए ग्लूकोज को, ऑक्सीजन, एरोबिक है ना, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलने वाला है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर मोल। ये पर मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पर मोल मीन्स कितना हुआ इसमें ग्राम, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसमें कितनी एनर्जी मिल रही है हमें, 686 किलो कैलोरी हर एक मोल पे, ठीक है। ग्लूकोज के हर एक मोल पे वी आर गेटिंग 686, बट ये जो 686 किलो कैलोरी है ना, ये सिर्फ हमारी बॉडी को सिर्फ हीट एनर्जी तो नहीं चाहिए ना, तो सिर्फ हीट एनर्जी के फॉर्म में नहीं मिलती, ये मिलती है कुछ केमिकल एनर्जी के फॉर्म में और कुछ मिलती है हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या मिलता है, ATP। कितने ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, 38 टोटल, ठीक है। वो ब्रेक डाउन करके अभी नहीं पढ़ना कि ग्लाइकोलिसिस में कितने मिल रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में, देन उसके बाद भी हैं ATC चेन एंड ऑल, वो सब नहीं देखना अभी आपको। टोटल बस आप इतना समझो कि इससे 1 मोल पर मोल ग्लूकोज से
जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसमें जो केमिकल एनर्जी मिल रही है ना वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रही है, डायरेक्ट एनर्जी, और बच जाते हैं 420 किलो कैलोरी पर मोल। जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है। नाउ 686 में से आउट ऑफ 686 टोटल एनर्जी जो मिली 480 अगर हीट एनर्जी है, दैट मीन्स 266 किलो कैलोरी पर मोल जो एनर्जी थी वो यूटिलाइज हुई है ये केमिकल एनर्जी बनाने में। 38 ATP, 1 ATP मॉलिक्यूल को ना 7 किलो कैलोरी एनर्जी लगती है, ठीक है, पर मोल के हिसाब से भी आर टॉकिंग। तो अकॉर्डिंगली 38 ATP मॉलिक्यूल्स को कितनी एनर्जी लगेगी बनने में, कितनी एनर्जी लगेगी, 7 × 38 एंड दैट इज़ 266, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। इतनी एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल हैज़ टू बी रिटन। सो इतनी एनर्जी लगती है ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाने में, 38 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी बनाने में, ठीक है। एंड ये रेडली आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ बेसिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन अब नहीं बोलना कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है, कि इनहेल का व्हाट इज़ रेस्पिरेशन क्या है, इनहेल कर लिया एक्सहेल कर लिया, नहीं। नाउ यू नो कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, नाउ यू नो वेयर you need oxygen, why you need oxygen, from where does this carbon dioxide is coming जो हम उसको एक्सहेल करते हैं। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है वो तो देख लिया, बट रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है ना, ऑर्गन सिस्टम है तो बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उन ऑर्गन्स में एक्चुअली कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है ये तो केमिकल स्टेप्स हैं, केमिकल प्रोसेस जो हमने डेफिनेशन में देखा था, ये सिंपली वो स्टेप्स हैं। ये डेफिनेशन को ही हमने जस्ट अभी तक पढ़ा है कि केमिकल स्टेप्स हैं और किस तरह से एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, राइट। ये डेफिनेशन में हमने देखा, तो हमने देखा किस तरह से बन रहा है, बट ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे नोज़ से, किस तरह से एक्सटर्नल एयर से, कैसे बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन पिक करती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम एक्सटर्नल एयर से पिक कर करके सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ही बॉडी को देते हैं, नहीं। किस सिस्टम से बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, किस सिस्टम से बॉडी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आता है, एंड देन ब्रीदिंग प्रोसेस। देन विल सी कि क्या एक्चुअल डिफरेंसेस हैं, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या डिफरेंसेस हैं व्हेन वी से कि ब्रीदिंग हो रही है या रेस्पिरेशन हो रहा है। तो हाफ पार्ट हैज़ बीन कवर्ड, हाफ पार्ट इज़ लेफ्ट कि एक्चुअली प्रोसेस बॉडी में ऑर्गन्स में कैसे हो रहा है एंड कहाँ हो रहा है, लंग की कैपेसिटी एंड ऑल दैट पोर्शन इज़ लेफ्ट। सो फॉर नाउ आई एंड माई वीडियो हियर, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेयर बाय आई विल बी टचिंग ऑल दोज पॉइंट्स कि रेस्पिरेशन में और कैसे एक्चुअली प्रोसेस होता है। बट फॉर दैट you have to subscribe to this channel and also press the bell icon so that we can meet again in my next video. Hope to see you there. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.